हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इस वक्त हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने हर्बर्ट स्पेंसर के एमसीक्यूज़ किए थे और आज की क्लास में हम इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको ज़रूर आप ध्यान से देखिए और अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो कितने क्वेश्चन सही गए हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, इमाइल दुर्खीम या मैक्स वेबर? तो ऑगस्ट कॉम्ट के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। किसको? इमाइल दुर्खीम को। देखिए, इसका डिटेल देखते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और उनके प्रत्यक्षवाद का विचारों को सामाजिक चिंतन की एक नई दिशा प्रदान की। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं तथा उनके प्रत्यक्षवाद के विचारों ने सामाजिक चिंतन की एक नई दिशा प्रदान की। और दुर्खीम को फ्रांस में सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया गया। यानी ऑगस्ट कॉम्ट में ने जो प्रत्यक्षवाद के विचारों को इन्होंने जो प्रदान किया था, उसको सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का श्रेय दुर्खीम को दिया जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट के उत्तराधिकारी माने जाने वाले फ्रांसीसी विद्वान दुर्खीम 1858-1917 ईस्वी ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर दृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? तो सामाजिक तथ्य की बात कौन करता है? सामाजिक तथ्य की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक संरचना और प्रकार्य के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? सामाजिक तथ्यों से। और प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार्य होता है। प्रकार्यों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच का संबंध मशीन की पुर्जों की भांति था, जिसे उन्होंने सहज एकता या यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सोलिडिटी कहा है। दुर्खीम का ही है यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? क्या है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? ऑगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, सीमेल या मैक्स वेबर? तो किसने किया है? दुर्खीम ने। राइट आंसर। देखिए, डिटेल है, देख लेते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को कितने प्रकार का बताया है? 2 प्रकार का बताया। एक सामान्य और दूसरा व्याधिकीय। सामान्य यानी कि नॉर्मल और दूसरा पैथोलॉजिकल। सामान्य सामाजिक तथ्यों में वे तथ्य आते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं। सामाजिक जीवन को सामान्य तथ्य में कौन से आते हैं? जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं। जबकि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य हैं। ठीक है, पहला सामान्य में क्या आता है? सामान्य सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं और व्याधिकीय में सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से किसने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किया है? इसका अभी मैंने बताया था कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात कौन करता है? इमाइल दुर्खीम करते हैं। तो यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता का विवेचन किसने किया? तो इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया? क्या है क्वेश्चन? एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, एस हेनरी मैन ने, या एफ टॉनिज ने, या इमाइल दुर्खीम ने? तो किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, समाज ही वास्तविक देवता है। ये किसने कहा है? समाज ही वास्तविक देवता है। ये कथन किसका है? ये कथन है इमाइल दुर्खीम का। देखिए, इसका डिटेल देख लेते हैं। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, क्या है? दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की। उसने समाज को ही क्या कहा? देवता माना है और कहा है कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसने लिखा है कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों को समझा है। धर्म इतनी सरल वस्तु भी नहीं है कि उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न एवं मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर समझा जा सके। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं क्या है? समाज है। इसीलिए वो लिखता है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। द किंगडम ऑफ हेवन इज अ ग्लोरिफाइड सोसाइटी। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता, वो तो समाज की क्या है? प्रतिमा है। अतः वास्तविक देवता ही स्वतः समाज ही है, स्वयं समाज ही है। अतः वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है। किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? टेलर, रिवर्स, दुर्खीम या बोअस? किसने माना है? दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये किसका कथन है? धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये किसका कथन है? ऑगस्ट कॉम्ट का, हर्बर्ट स्पेंसर का, मैक्स वेबर का, या इमाइल दुर्खीम का? तो ये किसका कथन है? इमाइल दुर्खीम का। देखिए, ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 और 2005 में पूछा गया था और इसमें जो है क्या है? उपर्युक्त कथन दिए गए किसी भी समाजशास्त्री से संबंध नहीं रखता है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था और इससे पूर्व जारी अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना था। तो धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, ये इमाइल दुर्खीम का कथन है, इमाइल दुर्खीम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया? निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया? हर्बर्ट स्पेंसर ने, या एडम स्मिथ ने, दुर्खीम ने, या मैक्स वेबर ने? तो किसने बताया जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन? देखिए, ये कीवर्ड पकड़िएगा, ये जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन की बात कौन करता है? इमाइल दुर्खीम करते हैं। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। दुर्खीम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था। क्या था? कि श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज क्या था? सरल था। सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थीं।
इससे समाज के अंगों के कार्य भी सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता क्या हुई, बढ़ने लगी, और इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या है कि प्राचीन समाज में क्या था, श्रम विभाजन स्पष्ट था ही नहीं, और समाज क्या था, एकदम सरल था, सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थी, और इससे समाज के अंगों के कार्य क्या थे, वो सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या और हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी, जिससे समाज के अंगों के बीच क्या हुआ, परस्पर निर्भरता और बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया? आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया? ए मैक्स वेबर, बी इमानुएल दुर्खीम, सी एडम स्मिथ, डी कार्ल मार्क्स। तो श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? इमानुएल दुर्खीम महोदय ने। देखिए, श्रम विभाजन एक प्रकार का क्या है, एक आर्थिक सहयोग है। श्रम विभाजन क्या है, एक आर्थिक सहयोग है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? समाज द्वारा हुई है। इमानुएल दुर्खीम इसे क्या कहते हैं? सामाजिक तथ्य कहते हैं। जो श्रम विभाजन है वो एक आर्थिक सहयोग द्वारा है, और इसकी उत्पत्ति क्या है? समाज द्वारा निर्धारित हुई है। और इमानुएल दुर्खीम इसे क्या कहते हैं? सामाजिक तथ्य कहते हैं। दुर्खीम ने आर्थिक संस्था को मानते हुए श्रम विभाजन के प्रकार का विश्लेषण किया था, और इसके लिए एकता समाज को नैतिक बल है, तथा ये सहयोग और एक तरह के समाज के प्रकारों को समझने के लिए क्या है, एक बुनियादी ढांचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा ए कूले ने, बी फ्रायड ने, डी सी मीड ने, या डी दुर्खीम ने? तो किसने प्रस्तुत की है? इमानुएल दुर्खीम ने। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को क्या कहते हैं? सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं और प्रतीकों को ही क्या कहते हैं? सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती, जो सामूहिक रूप से समस्त समूह को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इन्हें समाज के सदस्य क्या करते हैं? आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनका निर्माण सामाजिक अंतर क्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है, और ये ही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। और ये प्रतीक क्या हैं? ये प्रतीक समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होने के कारण सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। और सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के लिए ही दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग किया था। जैसे राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जो क्या है? समूह विशेष अर्थात किसी राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा कौन देते हैं? इमानुएल दुर्खीम। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? इमानुएल दुर्खीम को। देखिए यही क्वेश्चन कितनी बार घूम घूम के पूछा गया है, देखा आपने? यही क्वेश्चन। देखिए, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? इमानुएल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में
किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2009 में भी पूछा गया था और यूपी पीजीटी जो 2021 का हुआ था पेपर, ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। तो क्या है क्वेश्चन? किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? इमाइल दुर्खीम को, हर्बर्ट स्पेंसर को, आर.के. मर्टन को या रेडक्लिफ ब्राउन को? तो किसको दिया जाता है? इमाइल दुर्खीम को। देखिए समाजशास्त्र के में प्रकार की जो अवधारणा है उसका प्रयोग कब किया गया था? 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था, जिससे मानव समाज और जैविकीय सावयव की कार्यप्रणाली में काफ़ी सादृश्यता दिखी थी। लेकिन इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को जाता है और दुर्खीम ने ही सावयविक सादृश्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर से भिन्न रूप में किया था। ठीक है, किससे किया था इन्होंने? स्पेंसर से भिन्न रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? रेडक्लिफ ब्राउन, ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी इमाइल दुर्खीम, सी सेंट साइमन या डी ऑगस्ट कॉम्ट? सॉरी। तो किसने किया है? किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? इमाइल दुर्खीम ने। देखिए दुर्खीम ने क्या कहा था? सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए इन्होंने सुई जेनरी, दुर्खीम ने क्या किया था? सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए सुई जेनरी। देखिए ये सुई जेनरी की स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, SUI और GENERI, सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया। और इसका अभिप्राय क्या है कि सामाजिक तथ्य अपने नितांत स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहते हैं और यही सामाजिक तथ्य क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा का विकसित किया है? दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा का विकसित किया है? दुर्खीम ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? अरुंटा जनजाति का। किसका किया था? अरुंटा जनजाति का। देखिए दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया था और इन्होंने ही टोटमवाद धर्म का अति, इनके कहने का मतलब है, इनके अनुसार टोटमवाद जो है वो धर्म का अति प्राचीन रूप है। क्या है? धर्म का अति प्राचीन रूप है। और ये अरुंटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या साहित्यिक? इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया था? वैज्ञानिक विचार दिया था। देखिए समाज को क्या है, वैज्ञानिक समझ इमाइल दुर्खीम ने ही विकसित किया था और ये नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। समाज की वैज्ञानिक समझ जो है वो दुर्खीम ने ही विकसित किया था और ये नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। और दुर्खीम ने लिखा था कि नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह ही घटित होते हैं और उनके जो क्रिया और नियमों से जो बने होते हैं, जो उनके विशेष गुण जो बने होते हैं, वो उनके गुणों द्वारा पहचाने जाते थे और उनका अवलोकन क्या है, वो वर्णन तथा वर्गीकरण द्वारा किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते थे। और दुर्खीम के अनुसार जो नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है, इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान ही बना दिया और उनकी ये बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में
स्थापित करने के क्या थे, बहुत ही निकट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? ए राजनीतिक प्रक्रिया, बी सामाजिक संरचना, सी आर्थिक संसाधन और डी दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सामाजिक संरचना। देखिए, दुर्खीम जो है उनका कहना था कि मानव अभिकरण जो है, मानव अभिकरण सामाजिक संरचना के द्वारा ही निरुद्ध होता है। और दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, ये मत किस विद्वान का है? धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह किसका कथन है? दुर्खीम का, फ्रेजर का, टाइलर का या स्पेंसर का? तो किसका कथन है? दुर्खीम का। देखिए, धर्म जो है, दुर्खीम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित होता है। क्या है? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास तथा कर्म कांडों की एक संगठित व्यवस्था है। क्या है? संबंधित पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और कर्म कांडों की एक संगठित व्यवस्था है, जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में क्या करता है? बांधता है, और जो इसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया? दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? ए दुर्खीम, बी मार्क्स, सी सदरलैंड या डी मैक्स वेबर। तो दमनकारी और प्रतिकारी कानून का प्रयोग किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने। देखिए, इसका डिटेल सुन लीजिए आप लोग। देखिए, इमाइल दुर्खीम जो है, इन्होंने दो प्रकार के समाज व्यवस्थाओं की बात की थी। पहला यांत्रिक और दूसरा सावयवी। तो इन दोनों प्रकार के कानून, इन्होंने यांत्रिक और सावयवी दोनों प्रकार में कानूनों की चर्चा की है। पहला है दमनकारी, दूसरा है प्रतिकारी कानून। और दमनकारी कानून का उद्देश्य क्या है? वो सामूहिक चेतना और इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना है। देखिए, दमनकारी कानून का उद्देश्य क्या था? वो सामूहिक चेतना और इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना था। और ये कानून क्या थे? अपराधी द्वारा की गई क्षति को पूर्ति के लिए नहीं होते थे। क्या है? अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति के लिए नहीं होते थे, अपितु इनका निर्माण क्या था? समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने तथा अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने और भयभीत करने के लिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कानून हमें यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलते हैं। जो दमनकारी कानून होते थे वो क्या था? वो यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलते हैं। और प्रतिकारी कानून में क्या है? प्रतिकारी कानून आधुनिक समाज की विशेषता है। देखिए, दमनकारी यांत्रिक एकता में और प्रतिकारी कानून आधुनिक समाज में। ठीक है, और इस प्रकार के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति करना है। उसमें देखिए, क्षति की पूर्ति नहीं था, इसमें क्षति की पूर्ति करना है, अतः इसे क्षतिपूरक कानून भी कहते हैं। और आधुनिक समाजों में अपराध को समस्त समाज के विरुद्ध कार्य का सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य माना जाता है, अतः अपराधी से क्षतिपूर्ति की आशा की जाती है ताकि सामूहिक इच्छा की पुनर्स्थापना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? क्षतिपूरक। क्या है? क्षतिपूरक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज में आदर्श शून्यता
की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है। निम्नांकित में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? तो किसने की है? रॉबर्ट बीर स्टीड ने, एमाइल दुर्खीम ने, या ई बोगार्ट्स ने, या किंग्सले डेविस ने? तो किसने किया है? एमाइल दुर्खीम ने। देखिए, आदर्श शून्यता का जो मानक है, आदर्श शून्यता का जो मानक है, वो मानक शून्यता शब्द का सर्वप्रथम क्या है? 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। और इनके अनुसार ऐसी दशाएं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, और उनका अभाव क्या था? वो आदर्श शून्यता या मानक शून्यता की स्थिति का परिचायक है। और ये माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए, ताकि नियमों की एक सुचारू व्यवस्था का जन्म हो सके और व्यक्तियों के आपसी संबंध नैतिकता पर आधारित हो तथा जीवन में क्या हो? सुख समृद्धि की स्पष्ट सीमाएं हों। और ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट, टकराहटपूर्ण और असमंजस्यकारी नियमाचारों को जन्म देती हो, या जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिकता पर आधारित संबंध ना हो, जहाँ जीवन के सुखों को प्राप्त करने की कोई निर्धारित सीमाएं ना हो। ये सभी स्थितियाँ क्या होती हैं? आदर्श शून्यता और मानक शून्यता या एनोमी की द्योतक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? किसने कहा कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? एमाइल दुर्खीम ने, आर.के. मर्टन ने, लोम्ब्रोसो ने, या सदरलैंड ने? तो किसने कहा है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? एमाइल दुर्खीम ने। देखिए, एमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस बात का उल्लेख किया कि प्रत्येक समाज में अपराध क्या है? एक सामान्य घटना है, और कुछ हद तक प्रत्येक समाज में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? ए. ई. बोगार्ट्स ने, बी. एमाइल दुर्खीम ने, सी. किंग्सले डेविस ने, या डी. के. मैनहाइम ने? तो किसने किया है? एमाइल दुर्खीम ने। देखिए, एमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, क्या है उनकी पुस्तक? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया था। उन्होंने धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए, और दुर्खीम के अनुसार प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक, ये क्या है? प्रोफेन, लौकिक को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेन, और पवित्र को क्या कहते हैं? सैक्रेड के रूप में वस्तुओं का विभाजन किया है। लौकिक को क्या कहते हैं? प्रोफेन, और पवित्र को कहते हैं सैक्रेड। तो पवित्र वस्तुएं वे हैं जो विशेष और श्रेष्ठ के रूप में संरक्षित एवं पृथक रखी जाती हैं, और साधारण वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? ए. पावन एवं पतित, बी. अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, सी. अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, डी. पवित्र एवं लौकिक। तो क्या है इसका आंसर? क्या है पहला? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? पावन एवं पतित, बी. अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, सी. अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, डी. पवित्र एवं लौकिक।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पवित्र एवं लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में पवित्र, सैक्रेड और अपवित्र, प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ई बोगार्ड्स ने, ई टाइलर ने, सी ई दुर्खीम ने या ई बर्गेस ने? तो किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए। धर्म के अध्ययन में पवित्र, सैक्रेड या अपवित्र, प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? क्या है? किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? मैक्स वेबर ने, इमाइल दुर्खीम ने, पी.ए. सोरोकिन ने या कार्ल मार्क्स ने? तो आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खीम ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने या इनमें से कोई नहीं? तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। क्या है? दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या क्या व्याख्या होती है? सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा या सामाजिक कारणों द्वारा? सॉरी, इस वक्त सर्दी लगी हुई है। तो दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या किसने की है? आत्महत्या की व्याख्या होती है किसके द्वारा? सामाजिक कारणों द्वारा। ठीक है, उन्होंने आत्महत्या का कारण सामाजिक ही बताया है, इमाइल दुर्खीम ने। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है? कौन आत्महत्या नहीं है? दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी या विसंगति जन्य आत्महत्या? तो देखिए, दुर्खीम ने अहमवादी भी आत्महत्या बताया, परार्थवादी भी और विसंगति जन्य भी, ये तीनों बताया है इन्होंने। तो कौन सा नहीं है? नहीं है वो है स्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, इसका डिटेल एक बार देख लीजिए। दुर्खीम ने क्या कहा है? अब उनकी जो पुस्तक थी ली सुसाइड यानी द सुसाइड में आत्महत्या की विवेचना, आदर्श शून्यता, नैतिक मूल्यता में गिरावट, असंतोष, आवश्यकताओं और साधनों में असंतुलन, समाज का नकारात्मक दबाव और सामाजिक विघटन के आधार पर करते हैं। उनका मत है कि आत्महत्या एक सामाजिक तत्व है, इसलिए इसके कारणों की खोज सामाजिक संरचना और संगठन में करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना है। दुर्खीम ने क्या माना है? कि आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना है। तो दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई। क्या? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला अहमवादी, दूसरा परार्थवादी, तीसरा विसंगति जन्य या प्रति मानकहीनता। अहमवादी को देखिए क्या कहते हैं? ईगोइस्टिक, एल्थ्रोइस्टिक और एनोमिक। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय।